हम्म। कैसे हो? बढ़िया हो? देख रहे हो पीछे? रोक देते हैं इसको थोड़ी देर। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मानिब का फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। यार, सबसे पहले जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा आपकी जिद के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हो यार। इस बार हमारी जिद ही हमें टॉप पर लेकर जाएगी, यानी कि आपको टॉपर बनाएगा आपका जिद्दीपन। जो पूरी उम्र आपको सबने बोला कि बहुत ढीठ है, बहुत जिद्दी है, वही जिद इस बार आपके लिए काम करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि यही जिद आपको टॉपर तक लेकर जाए, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सोमवार को शाम को 5 बजे सिर्फ और सिर्फ कहां? ह्यूमैनिटीज अड्डा पर, यानी कि 9 फरवरी को। उससे पहले अगर नहीं याद रहे तो सेशन को जाकर जरूर लाइक करें, क्योंकि इस बार इस जिद के जरिए हम बहुत कुछ बदलने वाले हैं। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं सैंपल पेपर, जो सीबीएसई ने स्पेशल प्रोवाइड करवाया है। उस सैंपल पेपर के जरिए हमें पता लगेगा कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो आज हम सैंपल पेपर करने वाले हैं वो हमारा बेस लेवल रहेगा, यानी कि उससे नीचे कुछ नहीं आएगा, उससे जो आएगा ऊपर ही ऊपर आएगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ अगले 1 घंटे तक, ताकि आपका ये सैंपल पेपर पूरा अच्छे से हम सॉल्व करें और आपको पता लगे कि आखिर आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल पेपर क्या है हमारा। देखो यार, सैंपल पेपर में स्टार्टिंग में बेसिक सी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी होती हैं, जैसे कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ABCD ऑप्शन है, सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है, कुछ क्वेश्चंस में और के ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक करना जरूरी है। लेकिन आज के इस सैंपल पेपर में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे, चाहे वो MCQs हो, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों ना हो। तो अगर बात करें हम सबसे पहले MCQ की, आपको यहां पर एक MCQ दिया हुआ है। तो क्या पूछता है ये? द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पैरामीटर। यानी कि जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो किस पैरामीटर पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, मान लो, द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर, द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल। HPI का आपको पता था। HPI क्या काम करता है? HPI आपको बताता है कि आपके शॉर्टफॉल क्या हैं, यानी कि जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं उसमें आपने किस जगह पर कमी छोड़ी है। अगर मैं सीधा बोलूं तो आपकी कमियां बताता है, या मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स बताता है कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिली है वो ये बताता है। और जो HDI है हमारा, वो अटेनमेंट्स बताता है, यानी कि हमने क्या अचीव किया। तो राइट ऑप्शन है इसका C। बिल्कुल सिंपल है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड करके एक क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट से, सॉरी, उसके अंदर आपको पता है 2 इंडेक्स बनते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिससे क्वेश्चन आया है। आगे अगर हम बात करें सेकंड MCQ की, तो सेकंड MCQ हमें क्या कहता है? देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क योर आंसर्स एज पर द कोट्स प्रोवाइडेड बिलो। यानी कि आपको असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन मिला है। क्या बोलता है? ऑफन स्मॉल कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस, रिलेटिवली पुअर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि साइज और इकोनॉमी मैटर नहीं करती है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। रीजन क्या दिया है? साइज ऑफ द टेरिटरी एज पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। Countries with higher human development are those where a lot of investment in the social sector has taken place। अब जरा सा 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप सोचें कि क्या ये इसका एक परफेक्ट रीजन बनता है इस असर्शन का या नहीं बनता है। जरा देखें, सोचो, बनता है या नहीं बनता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक तो है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपको क्या बोल रही हैं? एक बार इरेजर का यूज कर लिया जाए, एक सेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है आपको? सिंपल बोल रहा है कि ना तो साइज मैटर करता है और ना ही कहीं की इकोनॉमी मैटर करती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखने से तो ऐसा लगता है कि सर ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है और असर्शन एंड रीजन बिल्कुल आपका यहां पर ये बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। लेकिन
बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां से एग्जामिनर, आप ध्यान देना, यहां पर ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का है, बट यहां पर एग्जामिनर ने आपके साथ खेल कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं, ऊपर में नॉट करेक्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन जो दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन साफ है, रीजन बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करते हुए हम ये देखते हैं कि कंट्री, उस स्टेट की गवर्नमेंट या उस कंट्री की गवर्नमेंट कितना सोशल एक्सपेंडिचर कर रही है। इट डजंट मैटर कि वहां की इकोनॉमी क्या है या वो साइज कितना है उस कंट्री का, वो मैटर नहीं करता है। तो सेकंड का क्या होगा हमारा, बी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, थर्ड एमसीक्यू देखते हैं हम। थर्ड एमसीक्यू क्या क्या कह रहा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, which of the following statements are correct related to the rural marketing centers, choose the correct option. Rural marketing centers cater to nearby settlements. Rural marketing centers are quasi-urban trading centers of the most rudimentary type. They offer manufactured goods as well as specialized market developed. Example, market for laborers, housing, semi or finished good. Personal and professional service are not well developed. These फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चार स्टेटमेंट में से कोई तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। जैसे कि रूरल मार्केटिंग सेंटर नियर बाय सेटलमेंट को केटर करते हैं, यानी कि जो गांव देहात में आसपास लोग रह रहे हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर आर क्वासी अर्बन, मैंने पहले भी आपको बोला है क्वासी अर्बन का मतलब क्या है कि शहर में जो चीजें मिल रही हैं वो थोड़ी बहुत गांव में मिलती हैं, लेकिन हर एक चीज जो शहर में मिल रही है वो गांव में मिलती है, ये नहीं है, जरूरी नहीं है, इसलिए इसको क्वासी अर्बन बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। दे ऑफर मैन्युफैक्चर गुड्स, नहीं भाई यहां पर ये गलत है, वो मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं देते, ना ही कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस आर नॉट वेल डेवलप्ड, बिल्कुल सही है, वेल डेवलप नहीं होती है वो अच्छी तरीके से, है ना। प्रोफेशनल जैसे एडवोकेट्स या बड़े हाई लेवल के डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सीए वगैरह नहीं देखने को मिलते। कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मंडियां जो होती हैं, अनाज मंडी टाइप, सब्जी मंडी टाइप, वो देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। वहीं पर अगर हम बात करें फोर्थ एमसीक्यू की, तो अरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। चलो देखते हैं एक बार ध्यान से, क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, सबसे जरूरी ये चीज है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आधी गलती आप वहीं कर चुके हो, आपको आंसर आता होगा तब भी आप भूल जाओगे। ठीक है, द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना अलोंग द 6000 किलोमीटर रूट। पहली स्टेटमेंट ये बोली, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर यूरोपियन कॉमर्स ग्रू ड्यूरिंग 12th and 13th century with the development of ocean going warship trade between Europe and Asia grew and the American were discovered। यानी कि अमेरिका को इन्होंने ढूंढ लिया था, जो कभी गुम नहीं हुआ था, बट इनका कहना कि वो गुम हो गया था, हमने ढूंढ लिया। चलो मान लेते हैं। 15th century onwards the European colonialism began, and along with trade of exotic commodities, a new form of trade emerged which was called slave trade. During the World War First and Second, countries imposed trade taxes and quantitative restriction for the first time। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को तो यार देखने में ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, क्या आपको ऐसा देखने से नहीं लग रहा? अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपको नहीं लगता कि क्या ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है? मेरे को तो ऑलरेडी सीक्वेंस में दिख रहा है। सबसे पहले आपको पता है सिल्क रूट था, रोमन एम्पायर गिरा तो यूरोपियंस ने क्या करा, आए अपनी वॉरशिप निकाली, ट्रेड करना स्टार्ट करा। उसके बाद फिर क्या होता है कि अमेरिका की डिस्कवरी, सिंपल है। थर्ड में क्या करते हैं, वो स्लेव ट्रेड स्टार्ट करते हैं, अफ्रीका से स्लेव लेके आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में उनको बेच देते थे, बदले में रॉ मटेरियल ले लेते थे और यूरोप चले जाते थे, वहां फिनिश गुड बनाते थे, फिर अफ्रीका में सेल करने जाते थे, बदले में स्लेव ट्रेड ले आते थे, बिल्कुल सही। और फिर लास्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑलरेडी ही करेक्ट फॉर्म में है, 1 2 3 4 बिल्कुल ऑलरेडी क्या है, ये सीक्वेंस में है। तो अपना दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो जानबूझ के सोचते हैं कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझूं। अगर सीधा सीधा दिया है सीधा समझो, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू की बात करें, क्या कहता है, देखो इसी टाइप का आपको सीबीएसई का एग्जाम आएगा, ये बेस है, इससे ऊपर ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा।
और मैं कह रहा हूं इससे ऊपर आएगा इस बार, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज करा है। वो कह रहा है कि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा इस बार, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज for trading by bringing down trade barriers like tariffs and allowing goods or services from everywhere to compete with domestic products and services is called dumping, trade liberalization, balance of trade या bilateral trade। देखो इंडिया के अंदर 1991 में क्या आया था, एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करना। तो जहां पर पहले गवर्नमेंट ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करती थी, लाइसेंसिंग की सर्विस ज्यादा करती थी, अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया इतनी ज्यादा सर्विसेज लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। सिंपली आप क्या करो कि थोड़ा सा कम करो इन जो बैरियर्स को, इन बैरियर्स को क्या करो, थोड़ा सा कम करो, इतने ज्यादा बैरियर्स लगाने की नीड नहीं है। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं ये क्या बनता है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन हमारा ये आंसर इसका बनता है। लिबरल होना, थोड़ा सा पकड़ को कम करना, सॉफ्ट रखना अपने आप को, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि सबसे ऊपर हाईएस्ट आएगा, देन फिर लोएस्ट आएगा। इस फॉर्म में आपको ये आंसर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखते हैं भैया क्या क्या है। बिहार दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, वेस्ट बंगाल दिया है। अब यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि डेंसिटी के फॉर्म में बताना है आपको, डेंसिटी वर्ड दिया ही नहीं है यहां पर, सीधा क्या दिया, इन ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हमें देखना है। ये बहुत जरूरी पड़ता है इसमें, याद रखें नंबर ऑफ पीपल। तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि सर सबसे ज्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो 3 नंबर पहले आता है। तो 3 नंबर तो बस यहीं पर पहले आ रहा है, बाकी तो कहीं 3 नंबर आ ही नहीं रहा पहले, बाकी 3 नंबर कहीं पहले आ ही नहीं रहा। तो क्या हो गया, सीधा सा जवाब है सी। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, फिर हमारा बिहार आ जाता है, और लास्ट में हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल आता है। लेकिन बिहार का आपको पता है हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट है ये। यही क्वेश्चन आपके क्या मैप्स में भी आ सकता है मार्क करने के लिए, तो रेडी रहना इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देयर आर 4 distinct phases of population growth identified in India over the last 1 century. Identify the phase from the given description. अब आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर ये बताना है कि ये कौन से फेज में हो सकती हैं चीजें। This period is referred to as the period of population explosion in India. वहीं पता लग गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ था, 1951 टू 1981 भाई, इस पीरियड में हुआ था ना, जिसको मैं बोलता हूं DTT की भाषा में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की भाषा में स्टेज 2। DTT में स्टेज 2 है, लेकिन यहां कौन सा फेज था, फेज नंबर 3, 1951 टू 1981। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहली ही लाइन में पकड़ा गया आंसर। आगे मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितना बड़ा क्या पढ़ा मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर कीवर्ड पकड़ लिया। ये फायदा होता है कीवर्ड्स का, दिस इज योर कीवर्ड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कीवर्ड पकड़ लोगे बहुत इजी हो जाएगा, खासकर सोर्स बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन। लो भैया, प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या है, वर्ड समझो, प्रोटेक्टिव बचाना, प्रोटेक्टिव मींस बचाना। तो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब ही नहीं है, ये क्या होता है, ये तो प्रोडक्टिव इरिगेशन का पार्ट है। दिस इज योर प्रोडक्टिव इरिगेशन, कि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए पानी पहुंचाना वहां। डबल वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड सो दैट मल्टीपल क्रॉपिंग कैन बी डन, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, नहीं। प्रोटेक्टेड द क्रॉप, यानी कि क्रॉप को इतना पानी दो कि वो मरे ना, बस जिंदा होकर जो एवरेज जो प्रोडक्शन निकलती है वो हो जाए। हमें कोई इंटेंस एग्रीकल्चर नहीं करना है, समझ गए, इंटेंस एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है ये है कि भैया, वो मैं कहानी नहीं बताता हूं कि 2 किसान थे, एक किसान ने बोला कि भैया हमारे खेत में अगर पानी नहीं आया तो सारी फसल मर जाएगी, ये वो है। और प्रोडक्टिव वाला दूसरा किसान होता है, वो क्या कहता है कि भैया अगर हमारे खेत में पानी आ गया ना, तो जहां हम 100 किलो अनाज निकाल रहे हैं इस बार 150 किलो निकाल देंगे। दैट इज योर प्रोडक्टिव इरिगेशन। समझे बात को, आगे चलते हैं।
देर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion एंड रीजन. ध्यान से सुनना. There has been significant increase in agricultural output and yield of many crops such as rice, wheat, among the other crops like sugarcane, oilseed and cotton due to improvement in technology during the last 50 years. ये उन्होंने एक चीज बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है. कारण क्या है देखते हैं. Expansion of irrigation has played a crucial role in enhancing agricultural output in the country. It provided basis for introduction of modern agriculture technology during the last 50 years. तो आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? इरिगेशन की बात कर रहा है भैया, सीधी सीधी आपसे इरिगेशन की बात कर रहा है, यानी कि पानी की बात कर रहा है. ये कह रहा है कि जो इरिगेशन की एक्सपेंशन करा है, यानी कि हमने जगह जगह तक जो पानी को पहुंचाया है, उसकी वजह से पिछले 50 साल में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और टेक्नोलॉजिकल हमारे एडवांसमेंट भी हुआ. क्या ये बिल्कुल सही रीजन नहीं बनता इसका? बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. गलत है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बिल्कुल सही बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है. पानी की वजह से ही है, लिख ही दिया इसने. पिछले 50 साल में ये सब चीजें हुई हैं पानी की वजह से. इंदिरा गांधी कैनाल, वाटर प्रोजेक्ट, हर पंचवर्षीय योजना में हमारा यही काम रहता है क्या, कि किसी तरीके से पानी को पहुंचाया जाए, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है. ये बात ध्यान रखें, एग्रीकल्चर डोमिनेंस है हमारे यहाँ पर. तो हमारा जो पहली प्रेफरेंस रहती है वो ये रहती है कि किस तरीके से किसान को पानी पहुंचाया जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. 10th MCQ देखते हैं हम अपना. ओके चलो भाई. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू वाटरशेड मैनेजमेंट. ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो सच नहीं है. क्या है जो सच नहीं है, करेक्ट नहीं है? क्या है? इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. ये तो सच है. वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड जुडिशियल यूजेज ऑफ ऑल रिसोर्सेज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इन ए वाटरशेड. ये भी मेरे को ठीक ही लग रही है. वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड द सोसाइटी ऑन द अदर. मेरे को तो ये भी अच्छी बात ही दिख रही है. द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट सोलली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट. फंस गया भाई. ये राइट ऑप्शन है इसका 4. क्या है? 4 इज द राइट ऑप्शन. खाली भैया स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, खाली उन पर डिपेंडेंसी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंचायत और फिर लास्ट में हम कॉमन पीपल, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, सबका पार्ट होना जरूरी है, मतलब सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी है. नेक्स्ट देखते हैं भाई. नेक्स्ट क्या कहता है हमें. A group of students were conducting research on water pollution level in Delhi. दिल्ली में स्टूडेंट से कंडक्ट कर रहे थे रिसर्च. Which organization will students need to visit to gather the information on water quality? तो वो उनको वाटर क्वालिटी का जो डाटा था वो गैदर करना था, वो इकट्ठा करना था. तो वो किसके पास, किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सीपीसीबी. क्या बोलता हूं? सीपीसीबी. और इन्होंने क्या है 500 अलग अलग क्या है सेंटर्स बनाए थे. क्या करने के लिए? पॉल्यूशन को चेक करने के लिए. तो मीन डी है सीधा. अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. नहीं भैया, कोई मतलब नहीं है. आपकी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ सीपीसीबी दिया है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोई बात ही नहीं बोली उसने. तो हमें चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी कोई कुछ भी कहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. अब आपको इसमें देखना है कि इनकरेक्टली मैच कौन सा है. 3 सही होंगे, 1 गलत होगा. वेस्ट बंगाल रानीगंज बिल्कुल ठीक है. तो तमिलनाडु नवेली बिल्कुल ठीक है, कोल माइन है, आपको पता है यहाँ पर, ये एकमात्र साउथ इंडिया के अंदर. उड़ीसा तालचेर ठीक है. महाराष्ट्र कोरबा ये गलत है. तो राइट क्या है, यानी कि सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो इनकरेक्टली मैच है. आगे चलते हैं 13 MCQ पे हम चलते हैं. सैटेलाइट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन in themselves as well as they regulate the use of other means of communication. Choose the correct satellite system used by India. सैटेलाइट सिस्टम की बात करी जा रही है यहाँ, सैटेलाइट की नहीं, सैटेलाइट सिस्टम की. इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, या फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSET, या इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम.
यानी कि आपको 4 सैटेलाइट सिस्टम दिए और आपसे पूछा है कि बोथ 1 and 3, यानी कि पहला और तीसरा ठीक, या सिर्फ एक मात्र अकेला पहला ही ठीक है, या आपसे बोला जा रहा है कि बोथ सेकंड एंड थर्ड या ओनली फोर्थ ठीक। अब बच्चे यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि अरे सर जी इतने सारे ऑप्शन दे दिए। और आपने मोस्टली क्या पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी में इनसेट पढ़ा हुआ है, आपने क्या है, इनसेट तो जरूर पढ़ा ही पढ़ा है ना, वेदर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यही तो यूज होता है, और क्या यूज होता है, हमने तो अपनी एनसीईआरटी में यही पढ़ा है। बट जो बाकी के 3 दिए हुए हैं, कंफ्यूजन वहां पे आती है। ठीक है, तो याद रखें कि तीसरा तो बिल्कुल ठीक होगा ही होगा। बट इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ सिस्टम। ये कोई सिस्टम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो आ नहीं सकता, तीसरा जरूर आएगा। तो मींस सेकंड तो यहां गलत हो गया, और तीसरा आना जरूरी है। इसमें तीसरा दे नहीं रखा, इसमें नहीं दे रखा, यानी कि ए ऑप्शन। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से ढूंढो, थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा तरीका ढूंढोगे, आपको तरीका मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ओहो, सेतु भरतम परियोजना, सेतु भरतम परियोजना लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए बनी थी ये, क्या अचीव करने के लिए बनी थी? डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलोंग कोस्टल बॉर्डर रोड्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 1500 मेजर ब्रिज, 200 रेल ओवर ब्रिज एंड रेल अंडर ब्रिजेज, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरवेज। भैया आपको मैं पहले बता दूं, सेतु का मतलब ही ब्रिज होता है, सेतु का मतलब ही ब्रिज होता है, ब्रिजेस यानी कि पुल, पुल। राम सेतु भगवान राम ने जो बनाया था, ब्रिज बनाया था ना, सिंपल है भैया, जहां ब्रिज है वहीं हम लिख देंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सिंपल। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे हमारे। आपको सोर्स बेस्ड एमसीक्यू कहते हैं इसको। इसमें आपको सोर्स दिया है, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर 15 से 17 तक आपको देखना है। सबसे पहले आ गया, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉपुलेस कंट्री। क्या बच्चों वाले सवाल है यार, ग्राफ दे दिया और उसमें ये पॉपुलेशन का ग्राफ, और पूछे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें है, चाइना में है भाई, ये लो। और बच्चे कहते हैं सर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बड़ी घबराहट होती है, ये है तुम्हारी घबराहट, सामने आंसर दे रखा है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। वही है बेटा, चाइना ही है इसका आंसर। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए है ये, आप मत लगा कर आना इस पे आंसर। ठीक है, तो 16 की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफाई द अफ्रीकन कंट्री दैट हैज वेरी हाई पॉपुलेशन। भैया कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसमें हाई पॉपुलेशन है, उठाकर देख लो, एक सेकंड रुको। अफ्रीकन कंट्री, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, यूएसए नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, ब्राजील नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, नाइजीरिया इज अफ्रीकन कंट्री। तो अब क्या हो गया इसका आंसर, नाइजीरिया। क्या है इसका आंसर, डी, नाइजीरिया। वहीं पर अगला क्वेश्चन फिर विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए है, इसको कर देते हैं नाइजीरिया। आगे चलते हैं। हाँ, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलस कंट्रीज। ये तो बिना देखे ही मैं बता सकता हूं, और आप भी बिना देखे बता सकते हैं, एशिया। क्योंकि आपको पता है कि टॉप 10 जो हमारी मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, उनमें से 6 तो एशिया के अंदर ही हैं। नहीं यकीन आता तो भाई दिखा देता हूं। फिर कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर जी हमें यकीन नहीं आया आपकी बात पर, हमें दिखाओ, जरा देख लेते हैं। चाइना एशिया में, इंडिया एशिया में, यूएसए नॉर्थ अमेरिका, इंडोनेशिया एशिया में, ब्राजील साउथ अमेरिका, पाकिस्तान एशिया में, नाइजीरिया अफ्रीका में, बांग्लादेश एशिया, रशिया एशिया, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया यकीन, पड़ गई दिल को तसल्ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपका आता है बेटा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जरा ध्यान से आपको क्या है, इसको पढ़ना है फिर जवाब देना है। मैं क्या कहता हूं कि एक काम करा करो, कभी भी इसको पढ़ने की बजाय पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन ही पढ़ लो। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट टूरिज्म, लिस्ट टू renowned global tourist destination, tourism has become the largest tertiary activity in the world, कमेंट करो।
कमेंट करने में तो वैसे ही तेज है, किसी के पोस्ट पे कमेंट करवा लो। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टूरिज्म हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज इन द टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स 250 मिलियन एंड टोटल रिवेन्यू 40% ऑफ टोटल जीडीपी। यहां पर बोला कमेंट करो, यहां पर खुद ही सबसे पहले कमेंट कर कर बैठ गए, पहली लाइन में ही कमेंट कर दिया, तीसरे का आंसर दे दिया आपको। ऊपर यही तो, ये कमेंट ही तो है, और क्या है ये। एनीवे आगे पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है ये। बिसाइड्स मैनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप्स सर्विंग द टूरिस्ट। Tourism fosters the growth of infrastructure industries, retail trading and craft industries. In some regions, tourism, अच्छा आपको दिख नहीं रहा हो तो एक मिनट रुको, ये भी हो सकता है भैया कि किसी को दिखे ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब शायद आपको अच्छे से दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आपको, या इसमें अभी भी दिक्कत आ रही है कि सर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो tourism fosters the growth of infrastructure industries, retail trading and craft industries. In some regions, tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather condition, but many regions attract visitors all year round. कह रहे हैं कि कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ सीजनल टूरिज्म ज़्यादा होता है, बट कुछ लोकेशन ऐसी हैं ऑल ओवर ईयर वहां पर ज्यादा रहता है। द वार्मर प्लेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर द सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये लो, ये दो पूछे थे, यहां पर ये दो दे दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, हो गया दूसरा, तीसरा हो गया, पहला है ना, पहला भी ढूंढते हैं। Others include winter sports region found mainly in mountainous areas and very scenic landscape and national park which scattered. Historic towns are also attract because of the monument, heritage sites and cultural activities. अब यहां पर क्या है, पहला पूछा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टूरिज्म। अब आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म एक कैसी एक्टिविटी है। चलो हमें यह पता है कि टूरिज्म एक टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, बट उसका पर्पस क्या रहता है। यहां पर्पस आपसे पूछा गया है, तो पर्पस आपको पता होना चाहिए कि सर इसका पर्पस रहता है रिक्रिएशन, यानी कि एंटरटेनमेंट पर्पस। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी यहां पर कोई केस स्टडी नहीं दिया आपको यहां पर सीधा उसने एक पैराग्राफ दे दिया। अब बच्चे सोचते हैं सर पैसेज पढ़ लूंगा उसमें से आंसर मिल जाएगा, मैं इसलिए बोलता हूं कि ठीक है पैसेज पढ़ोगे आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वो टॉपिक समझा होना चाहिए, आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई केस स्टडी नहीं थी, ये तो आपके कहीं से भी पैसेज उठाकर इन्होंने 3 नंबर का क्वेश्चन बनाकर दे दिया टर्सरी सेक्टर में से। और आपको पता है कि यूनिट नंबर आपकी पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट बनती है आपकी ये, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड सारे इसी में चैप्टर है, और 10 नंबर की है। आप कर लो कि चैप्टर में से क्या पूछोगे, 3 तो यही, 3 नंबर का तो यहां पूछ दिया आपसे। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने आपके जरूरी हैं, ढंग से पढ़ना हर एक कंसेप्ट को जो आपके बुक में है। 19th क्वेश्चन दिया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब टेबल क्या है, आपकी रैंकिंग दे रखी है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर कंट्रीज को दी जाती है। आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर फॉर द कंट्रीज क्लासिफाइड एज हैविंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। स्कोर बताना है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने पहली बार देखा। ये रहा भाई, मीडियम में तो यही है, क्लियरली मीडियम ही तो पूछा है में से। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्रीज विद अ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरा है गिव रीजंस फॉर लो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन 33 कंट्रीज। अब ये पूछ रहे कि पहले तो इन तीसरे का आंसर हम लिख लेते हैं कि यहां पर भैया जो ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफेंस पर, इस वजह से यहां पर जो लोग हैं, या आप बोल सकते हो कि इन कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। यहां की कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर आपको कहां पर, उनका खर्चा कहां पर आपको देखने को मिलता है, डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा देखने को मिलता है। और आप इसका एग्जांपल उठा भी सकते हो, आप आसपास की कोई भी कंट्रीज उठाकर देख लो, उन कंट्रीज में देखोगे कि ज्यादातर उनका एक्सपेंडिचर डिफेंस पर ही होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से वो लो हैं। या आप ये कह सकते हो कि वहां की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो पीपल ओरिएंटेड नहीं है, पीपल वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है।
पीपल वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, उनकी पॉलिसी अपनी ही है। उनका ये है कि भैया बम मारो, बारूद मारो और दुनिया पर कब्जा कर लो, वो वाला भैया सिस्टम कभी चलता ही नहीं है। ठीक है, आप ये समझो, वहां उनका दिमाग इसी पे चल रहा है कि भैया किसी तरीके से कब्जा कर लो, हमारा देश का उद्धार हो जाएगा। बट ऐसे कभी भी किसी कंट्री का उद्धार होता नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेकंड में इसने बहुत क्लियर पूछा है, ये पूछ रहा है कि वहां कंडीशन कैसी है। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द वेलबींग ऑफ पीपल इन कंट्रीज विद अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहे कि जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहां की अंदर लोगों की जो कंडीशन है वो कैसी देखने को मिलेगी। यार एक बात बताओ, किसका पूछा है ये हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको पता है कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ है, आपको पता है यहाँ ये क्या कैसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए प्रॉपर, तो वहां पर एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा मिलेगा, वहां का हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा मिलेगा। एजुकेशन की बात करूं तो लिटरेसी रेट वहां हाई मिलेगा, लिटरेसी रेट हाई मिलेगा। हेल्थ की बात करूं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां बहुत अच्छी मिलेगी। और जहां पर ये दोनों चीज मिलेंगी, एजुकेशन एंड हेल्थ, वहां लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। स्टेज 3 डीटीटी याद कर लो, यानी कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। उठाकर लिख दो तीन चीज, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई लिटरेसी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई होगा वहां। यही तो इंफॉर्मेशन है इन कंट्रीज के अंदर, यही तो आपको देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, डेवलप तो तभी हुई होगी जब डेवलपमेंट हुई है। वहां डेवलपमेंट इन बेसिस पर दे रहे हैं, और जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो देखने को मिलता है आपको। ठीक है, आगे चलें। अब आ गया आपका सेक्शन सी, इसको जरा ध्यान से देखते हैं हम। एक्सप्लेन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ अ रियल एग्जांपल। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी कि इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें जो डोमिनेट कर रहा है वो ह्यूमन कर रहा है। कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया। तो पहला इंट्रोडक्शन आपको यह लिखना पड़ेगा कि जो आपका ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, सीधा सीधा उसका मतलब यह है कि भाई यहां पर डोमिनेट जो कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है नेचर पर, यानी कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म यहां पर हो रहा है। ठीक है, और हो कैसे रहा है, नेचर के रिसोर्सेज को हम यूज कर कर उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं, और उस तरीके से यहां पर क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो भैया हमने क्या, हमने सिटीज बनाई, हमने रोड बनाए, हमने होटल बनाए, हमने स्पेसशिप बना दिया। ये क्या है बेटा, ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर ही तो है। नहीं यकीन आता, नहीं आ रहा यकीन, रुको एक मिनट भैया, देखो यकीन आना जरूरी है, बाकी हो जाए दुनिया में कुछ भी। कहां गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट and the forces of nature with social and cultural development, human development, better and more efficient technology, they may move from a state of necessity to a state of freedom. Possibilism के अंदर जहां हमें सिर्फ नेसेसिटी बेस पर रहते थे, आज हमें आजादी मिल रही है। एंड दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं भैया, जिसको भी देखो इसकी ये सॉल्यूशन की अगर पीडीएफ अगर आपको डायरेक्ट चाहिए कि सर मेरे को इस क्वेश्चन सैंपल पेपर की और इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ मुझे डायरेक्ट अवेलेबल करवा दी जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, घबराने की आवश्यकता है नहीं। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रुको, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी कि हमने उन्हीं से रिसोर्सेज लिए। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप हमने डेवलप करे।
द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर, हमने अपने छाप छोड़ी, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है छाप छोड़ना, ठीक है। जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स बना दिए हमने, बिल्डिंग हाईलैंड्स पर, पहाड़ों पर, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, बड़े बड़े शहर बना दिए, फील्ड्स खेती, ऑर्चर्ड्स एंड पास्चर्स, बगीचे, चरने के लिए जगह, एंड रोलिंग हिल्स, मतलब सब कुछ जो चीजें हमने बनाई हैं भैया सब कुछ लिख देना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी के बाद देखो 3 पॉइंट आपके यहाँ हो गए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आ जाए 3 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट लिख दो 4, एग्जामिनर को मौका ही मत दो नंबर काटने का। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड बेयरिंग इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, आगे चलें, आगे क्या कहता है ये, इसी से पूछते हैं क्या कह रहा है। द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म इज कंपेयर्ड विद ट्रैफिक लाइट ऑन द क्रॉस रोड, एनालाइज स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ओए होए, नियो डिटर्मिनिज्म क्या बात है, सबसे सिंपल टॉपिक है। अरे चल जा, चल गया। मिडल पाथ है भाई, सबसे पहले तो ये लिख देना, मिडल पाथ है ये। नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया, लिख देना, ग्रिफिथ टेलर भाई साहब ने दिया। उसके बाद क्या लिख देना, मिडल पाथ है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ना तो हम नेचर को डोमिनेट करने देते, ना हम खुद डोमिनेट करते हैं, यानी कि ना तो हम ओवर यूज करते हैं, ना हम नेसेसिटी बेस पर रहते हैं, यानी कि ना हम एक्स्ट्रा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ना ही हम एक्स्ट्रा उस पर डिपेंडेंसी रखते हैं। दैट इज योर नियो डिटर्मिनिज्म। द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म बताना है, फिर आप इसको ट्रैफिक लाइट से रिलेट कर देना, कि इसको समझाने के लिए हमने एक एनालॉजी यूज करी है ट्रैफिक लाइट की, विच मीन्स कि इफ रेड कलर का मतलब हमने एनालॉजी में दिखाया स्टॉप, इट मीन्स कि व्हेन हम ओवर यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं या ओवर पॉसिबिलिज्म की तरफ हम चले जाते हैं, अप्रोच की तरफ, तो नेचर हमें रेड सिग्नल्स दिखाता है, लाइक फ्लड्स वगैरह। ठीक है, स्टॉप मतलब होता है उसका। उसी के बाद क्या है, आपका जो ग्रीन सिग्नल है वो आपको ग्रीन सिग्नल दिखाता है कि इट मीन्स नाउ यू कैन गो, मीन्स कि नेचर हमें बोलता है कि हाँ अब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इट मीन्स कि हमें विद इन द नेचर लिमिट्स रहकर हमें डेवलपमेंट करनी होगी। ठीक है, एंड इफ वी क्रॉस द लिमिट्स, आप उनका एग्जांपल दे देना, जैसे फ्लड्स आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ये होगा, रिजल्ट होगा अगर हम रेड लाइट को क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 4 पॉइंट्स प्लस इंट्रोडक्शन। इंट्रो के अंदर आप नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे इसकी। फिर आता है 21 फर्स्ट क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होना चाहिए क्वेश्चन आपके लिए। जरूर देखते हैं। स्टडी द मैप ऑफ सुएज कैनाल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुएज कैनाल दे दिया, ये उसने पहले ही बता दिया है, वरना आधे बच्चे तो इसी में परेशान हो जाएंगे, सर जी ये क्या दे दिया। सुएज कैनाल आपको दी है इन्होंने, मैप दिया है सुएज कैनाल का। अब समझते हैं क्या बोला है। नेम द 2 सीज कनेक्टेड बाय द सुएज कैनाल। वाह भाई वाह, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, 2 ही तो सी कनेक्ट करे हैं। कौन सा सी, 2 सी कनेक्ट कर दिए, पहला हो गया। Why do we consider this as Europe's gateway to the Indian Ocean? भैया क्यों बोलूं मैं इसको, क्योंकि इससे पहले वो यूरोप से केप टाउन जाते थे, केप टाउन से होकर इंडियन ओशियन में आते थे। बट अब क्या है, लिवरपूल से, या आप ऐसे लिख लें, लिवरपूल से कोलंबो जाने का जो रास्ता है वो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, यानी कि सुएज कैनाल से होते हुए रुकता है। जहां पहले हमारा सफर बहुत लंबा होता था, आज सफर बहुत छोटा हो गया हमारा। सिंपल। राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल की एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। अरे कुछ भी लिख दो, क्या लिख दो, ये सी लेवल पर है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अच्छा, 160 किलोमीटर लंबी है, 12 घंटे लगते हैं शिप्स को क्रॉस करने में, डेली की 100 शिप्स जाती हैं। 4 तो मैंने ही लिख दी, इनमें से कोई एक लिख देना, काम हो जाएगा, या 2 लिख देना, एक ही पॉइंट में 2 बनाकर लिख देना, वहां भी काम बन जाएगा आपका, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठंडे दिमाग से आंसर दोगे तो बहुत प्यार से आपको लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। और जिसकी नहीं हुई है, जिद है हमारी कि करवा कर रहेंगे आपको टॉप। तो दोबारा से एक बार दिखा दे भैया, जिनको नहीं पता आखिर जिद क्या है, तो जिद हमारा क्या है, नई आपके लिए ज्योग्राफी की, स्पेशल ज्योग्राफी के लिए आपकी सीरीज लॉन्च करी है जिद, जहां पर हम बिल्कुल, और लास्ट में अगर मैं सुना दूं तो दिल्ली खुश हो जाएगा।
अब सुनना, जिद्दी है दिल, जिद रखनी पड़ेगी अगर आपको कामयाब होना है, क्योंकि बिना जिद रखे कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी की जिद थी देश को आजाद करवाना, उन्होंने करवाया। भगत सिंह की जिद थी कि देश को आजाद करवाना है, उन्होंने देश को आजाद करवाया। जिद ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है और जिद ही आपको बर्बाद भी करती है। लेकिन हमें अपनी जिद पॉजिटिव वे में रखनी है और हम कामयाब होकर दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो, ये नहीं चलो आगे चलते हैं। ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए है। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमें एक बार ध्यान से सुन ले इसकी बात भी। तो प्रिपेयर प्रपोजल, ओहो, आपको प्रपोजल बनाना है, यानी कि आपके हाथ में क्या दे दी है, पावर दे दी है। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके समझो। प्रिपेयर ए प्रपोजल, यानी कि आपके हाथ में पावर, आपको एक प्रपोजल बनाना है। किसके लिए? एक स्मार्ट सिटी के लिए, दैट इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी टू एनहांस अर्बन लिविंग वाइल प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, क्लीनलीनेस एंड अफोर्डेबिलिटी। यानी कि आपको एक स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोजल बनाना है। उस प्रपोजल में आपको लिखना है कि स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। भैया एक तो सबसे पहली बात है कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर अगर लोगों को रखना है तो एक प्रॉपर आपको हाउसिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, यानी कि हाउसिंग फैसिलिटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जो डिजास्टर प्रोन हो। आ गया ना याद, डिजास्टर प्रोन हो। दूसरा क्या होना चाहिए आपके यहां पर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, स्मार्ट, एक सेकेंड कहां गया, इरेजर लाओ, इसको पहले मिटाओ फिर लिखो। स्मार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए हर प्रॉब्लम का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। मैं ये कीवर्ड्स लिख रहा हूं आपको, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डायरेक्ट लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे ऑलरेडी करवा रखा है। पिछली सारी वीडियोस का शायद आपको लिंक मिल चुका है ना। अगर किसी को लग रहा है कि किसी वीडियो का लिंक नहीं मिला है तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूं सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, लेट्स सी। एन्यूमरेट द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग सोसाइटी रिगार्डिंग द एडोलसेंट पॉपुलेशन। ये तो आपके बारे में आ गया भाई, ये तो आप लोगों के बारे में सवाल है। आप लोगों के बारे में सवाल पूछा गया है कि एनलिस्ट ए फ्यू मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। पहले कह रहा है कि वो चैलेंजेस जो एक सोसाइटी फेस करती है रिगार्डिंग एडोलसेंट पॉपुलेशन, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं। सर हमने देखा है बच्चे बहुत क्या हैं, ड्रग अब्यूज हो जाते हैं, क्राइम करते हैं, एजुकेशन नहीं मिलती उनको, जुवेनाइल कोर्ट, ये सारी क्या है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, एडोलसेंट्स में कुछ फ्यू मेजर्स क्या हैं उसके लिए, फ्यू मेजर्स हैं जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी स्टार्ट करी थी। नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर आप एज मेंशन कर सकते हैं कि 15 साल से 29 साल के लिए, 15 साल से 29 साल की उन्होंने इस ग्रुप इस पॉलिसी के अंडर एज रखी थी कि जो बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रॉपर अपना एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए जिससे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जरा इसका आंसर ही देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूं किस तरीके से लिखना है। ये देखो सी रूट वाला था, लिवरपूल से कोलंबो का डिस्टेंस कंपेयर कर रखा है। दिस सी रूट रिड्यूस डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लिवरपूल टू कोलंबो एज कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप, जो केप टाउन से साउथ अफ्रीका से रूट जाता था। एनीवे इजी है ये सारा, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड के लिए पनामा कैनाल का क्वेश्चन आया हुआ था। स्मार्ट सिटी के लिए मेकिंग सिटी लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यही चीजें यार, और कुछ नहीं है, यही लिखना है। एडोलसेंट में आ गया, देखो जैसे 10 से 19 साल के बच्चे 20.9% है। डाटा अगर आप यूज कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद है तो यूज करना, अगर नहीं है याद तो गलत यूज मत करना। ऐसा मत कर देना कि डाटा याद है नहीं और यहां पर आप लिखा है 22%, एग्जामिनर यहीं गोला मार के आधा नंबर काट लेगा।
नहीं पता तो यूज मत करो, सीधा लिख दो द एडोलसेंट एज किस एज ग्रुप को मेजर करते हैं, 10 से 19 साल, बस लिख देना। अगर डाटा पता है तो बहुत अच्छी बात है। द एडोलसेंट पॉपुलेशन दो रिगार्डेड एज अ यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल बट क्वाइट वल्नरेबल, है ना। कच्ची मिट्टी का घड़ा, गीली मिट्टी का घड़ा होते हैं, जो मैं आपको समझाता हूं। हम हैं पक्की मिट्टी के, हमें मोड़ोगे टूट जाएंगे, तुम्हें मोड़ोगे तुम मुड़ जाओगे। तो गलत रास्ते पे ले जाएगा कोई तो गलत रास्ते पे चल पड़ोगे, अच्छे रास्ते पे ले जाएगा तो अच्छे रास्ते पे चल पड़ोगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस क्या हैं जो मैंने बताए थे कि भैया इलिटरेसी है, स्कूल्स ड्रॉप आउट्स है, न्यूट्रिएंट नहीं है, हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर्स, HIV रेट, एड्स जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, ड्रग एब्यूज होते हैं, अल्कोहलिज्म होता है, जुवेनाइल एंड कमिटिंग क्राइम्स। आप ये लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट क्राइम्स लिख दो, इसमें बहुत है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसी इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन टू द एडोलसेंट सो देयर टैलेंट्स आर बेटर चैनलाइज, यानी कि गवर्नमेंट को प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो। क्योंकि हर चीज़ का मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं समाधान ज्ञान होता है, ज्ञान उनको मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। और तीसरा, नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में लिखा है कि गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी जो लागू करी है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर लार्ज यूथ, इट स्ट्रेसेस ऑन ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूथ एंड एडोलसेंट एनेबलिंग देम टू शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इतनी हाई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, दाएं बाएं की कहानी मत लिखने लग जाना, ठीक है, कि लिख दो एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, ऐसा मत लिखना। जो आपके NCERT में प्रोवाइड है इंफॉर्मेशन, उसी को अपनी लैंग्वेज में आप मोल्ड कर कर लिखना, ठीक है। आगे चलें, चलो भैया चलते हैं। सेक्शन डी 5 नंबर का सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शन है। अब पता है क्या होगा, अभी कई स्टूडेंट पूछते हैं सर मुझे ये बताओ पहले कौन सा सेक्शन करें। मैं कहता हूं कि पहले जिस फॉर्म में आपको पेपर दिया है उसी फॉर्म में करो। ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है कि मैं तो पीछे से एग्जाम करना स्टार्ट करूंगा, नहीं, ऊपर से नीचे आना। क्यों आना है वो भी किसी दिन बता दूंगा, अच्छे से डिटेल्ड में वीडियो डालूंगा ताकि आप समझ सको कि किस साइकोलॉजी के थ्रू मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, सेक्शन डी सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हाउ डज फूड गैदरिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफर फ्रॉम प्रिमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज एंड व्हाई इज इट अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल इकोनॉमिक टुडे। सबसे पहले इसने 2 पार्ट में आंसर को डिवाइड करा है। पहले ही वहां पर लिख दिया 3+2, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन जो पहले क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का, दूसरे वाला 2 नंबर का, तो उसी हिसाब से आपको इसके लिखने हैं। यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें कहीं ना कहीं आप 4 पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हो, नीचे वाले में कहीं ना कहीं 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो, बात आपकी बन जाएगी। टोटल आपके 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए। समझते हैं क्या कह रहे हैं कि हाउ डज फूड गैदरिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफर बिटवीन प्रिमिटिव एंड मॉडर्न सोसाइटीज। अब आपसे बोला है कि करनी तो हमें गैदरिंग ही है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये प्रिमिटिव स्टाइल में कैसी थी और आज के टाइम में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में गैदरिंग कैसे की जाती है। यानी कि भैया पूरी राम कहानी लिख दो जो हमें गैदरिंग के बारे में बताता कि प्रिमिटिव टाइम में जो गैदरिंग करी जाती थी वो ज्यादातर हार्श क्लाइमेट वाले एरियाज में होती थी, उनकी बहुत लो प्रोडक्टिविटी रहती थी, ठीक है, पर पर्सन वेरी लो प्रोडक्टिविटी रहती थी। आप ये लगा लो कि बस पूरा ही उनका होता था, ठीक है, कोई सरप्लस नहीं रहता था उनके पास। और वहीं पर अगर हम मॉडर्न टाइम की गैदरिंग की बात करें तो आज के टाइम में भी गैदरिंग की जाती है फॉर मार्केट पर्पस, लाइक हर्ब्स, बाग्स, ट्री लीव्स, इन सबको गैदर किया जाता है। बट आज के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। और इस वजह से ये आज के मॉडर्न मार्केट में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। यानी कि पूरी गैदरिंग के जो 2 टॉपिक है ना, एक आपके गैदरिंग के बारे में और एक जो मॉडर्न वर्ड से जो अलग से मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके वो तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समझा देता हूं, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूं। क्या है, कहां गया? फूड गैदरिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। Gathering is a practice in region with harsh climate condition. It often involves primitive societies who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing. Primitive time में करते थे। This type of activity requires small amount of investment and operate at very low level technology. बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। The yield per person is very low and little no surplus is produced.
बहुत कम रहती थी, कभी कभार ही पूरा होता था, वरना अदरवाइज तो कम ही भूखे ही सोते थे वो। इन मॉडर्न टाइम्स, वहीं पर अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कमर्शियल। Gatherers collect valuable plants such as leaves, bark, trees and medicinal plants and after simple processing sell the products in the market. ठीक है, ये आज की बात कर रहा है। They use various parts of plants. For example, the bark is used for quinine, tannin extract and caulk. Leaves supply market for beverages, drugs, cosmetics and fibers. यहाँ तक लिख लिया, आंसर खत्म नहीं होता है, सेकंड पार्ट भी तो बचा हुआ है ना हमारा इसमें लिखने के लिए। थैच एंड फैब्रिक्स नट्स, ये वही उसमें आ गया। एनी 3 पॉइंट्स फॉर कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करा जाए तो वाई फूड गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंस एट द ग्लोबल लेवल। ये जो सेकंड 2 नंबर का पोर्शन है उसमें आपके 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, बहुत कम चांस है ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना उसको। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटीज कैन नॉट कम्पीट इन द world market. Moreover, synthetic products often a better quality at lower price have replaced many items supplied by the gatherers in tropical forest. तो देखो ऊपर 5 पॉइंट लिखे, नीचे 2 पॉइंट लिखे, 5 2 7, यही मैं बोल रहा था। या आप 4 + 3 कर लो तब भी बात बन जाएगी। मिनिमम 7 नंबर आपको 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। किस क्वेश्चन में ये आपको देखना पड़ता है, जिस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो ना तो वहां एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। और इसने भी कुछ नया नहीं बनाया है, ये एक ही पॉइंट था, इसको 2 में डिवाइड कर दिया है, और ज्यादा कुछ नहीं करा है, बस दिखाने के लिए। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है। आगे चले तो भगवान भला करे, सबका करे, बस शुरू मुझसे करे। हाँ, assess the factors that contribute to the development of large scale industries। भैया आपको फैक्टर्स बताने that contribute to the development of, जो contribute करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं भैया? एक तो सीधा टेक्नोलॉजी करती है, ग्लोबलाइजेशन करता है, स्किल लेबर करती है, ऑटोमेशन करता है या मैकेनाइजेशन हम जिसे बोलते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको किस चीज में काम आते हैं? ये सारे फैक्टर्स आपको काम आते हैं क्या करने में? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बढ़े। कैसे बढ़ेंगी? जब ये सारे फैक्टर्स हमारे पास होंगे। ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इंपैक्ट करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। हायर द टेक्नोलॉजी मोर दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आप ये सीधा समझ के चले। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया एक परिवार है। टेक्नोलॉजी शेयर होती है उसके थ्रू, नई टेक्नोलॉजीज हमें मिलती है, हम दूसरों से शेयर करते हैं, मार्केट ट्रेंड हमें पता लगता है। स्किल्ड लेबर होना बहुत जरूरी है, जिसे हम व्हाइट कॉलर वर्कर बोल देते हैं, वो बहुत होने जरूरी है। या क्वाटरनरी एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं। एंड देन ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन इन मशीन्स, जो क्लोज लूप सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था वो वाले, उस पॉइंट को यहां आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर इसका बी पार्ट आता है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड फॉर द स्पेसिफाइड एरियाज कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भैया हिल एरिया, ओह नहीं, अच्छा उससे पहले ये है ITTP पूछा हुआ है। ओहो, ITDP मेरा भरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा हुआ है और कुछ नहीं पूछा है। भरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा हुआ है। एवेल्युएट द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम इंप्लीमेंटेड इन भरमौर रीजन। बेनिफिट्स वैल्यूएट करने, क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे? सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि 3 तरीके के हुए थे। एक हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट, दूसरा क्या हुआ था हमारा सोशल बेनिफिट हुआ था, तीसरा हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट हुए थे। अब इन तीनों सेक्टर्स के बेनिफिट से निकाल कर आप 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो स्कूल्स वहां पर कंस्ट्रक्ट हुए थे, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा इंप्रूव हो गया था वहां पर। 3 तो यही बनते हैं, 2 को ही लिख दो। उसके बाद सोशल की बात करूं तो फीमेल लिटरेसी रेट हमारा वहां पर बढ़ गया था, जो 1971 में समथिंग 3 पॉइंट समथिंग था या 1 पॉइंट समथिंग कुछ था, वो 60 पॉइंट समथिंग पहुंच गया था। नहीं डाटा याद मत लिखना, जैसे मैं भूल गया अभी, लाइन लिख दो यार सीधा कि फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ गया था और जो गैप था इल लिटरेसी का मेल और फीमेल में वो कम हो गया था।
चाइल्ड मैरिज कम हो गई थी, 2 पॉइंट ये हो गई सोशल से, 2 और 2 4, 2 पॉइंट इकोनॉमिक में तो 3 मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जहां पर पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर उनकी डिपेंडेंसी रहती थी, अब वो सब्सिस्टेंस से शिफ्ट होकर किस पे चले गए थे? पल्सिस, दाल उगाने लग गए थे और कैश क्रॉप उगाने लग गए थे। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि पहले जहां लोग ट्रांस ह्यूमंस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे, अब 10 में से एक घर ट्रांस ह्यूमंस की एक्टिविटी को फॉलो कर रहा था। इट मींस कि क्या हो गया था? सेक्टोरल शिफ्ट हमें कहीं ना कहीं वहां देखने को मिल रहा था, यानी कि 10% लोग ही रह गए थे जो ट्रांस ह्यूमंस की एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे। वहीं पर अभी भी आप ये लिख सकते हैं कि वो हाई मोबाइल थे, बट जहां पहले वो ट्रांस ह्यूमंस एक्टिविटी के लिए मोबिलिटी उनकी हाई रहती थी, आज वो सर्दियों में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। किसके लिए? विंटर्स में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते थे फॉर लेबर एंड वेज लेबर के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए। तो बन गए ना 7 पॉइंट। 2 यहां से उठा लो, 2 यहां से उठा लो, 2 2 4 3 यहां से उठा लो, बन गए 7 पॉइंट। लिख दो, दी मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन ह्यूमन ज्योग्राफी, भरमौर डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, ठीक है। उसी के बाद आता है इसी से रिलेटेड, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड फॉर द स्पेसिफाइड एरियाज कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिक, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, यानी कि आपको इसके फेवर में बोलना है। कर देते हैं जस्टिफाई। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था किस ईयर में आया था, वो मेंशन करो। उसके बाद आप इसमें लिखना स्टार्ट करो कि जहां स्टार्टिंग में हमने नियर अबाउट कितनी 65 डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी थी? 65 डिस्ट्रिक्ट्स थी, कितनी थी डिस्ट्रिक्ट्स थी ना? आप कमेंट करके मुझे बताना कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी, जो पहले यूपी के अंदर थी लेकिन देन उत्तराखंड के अंदर आ गई थी। वो पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करोगे। फिर आप करोगे कि जो पॉलिसी थी हम बना रहे थे, डेवलपमेंट पॉलिसी, उसमें हमने कंसीडर करा वहां की टॉपोग्राफिकल कंडीशन को, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन को हमने वहां कंसीडर करा। देन उसके बेस पर हमने वहां पर पॉलिसीज बनाई। लो दिखाई देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी। ये भरमौर वाला है, प्लान लेड हाईएस्ट प्रायोरिटी डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ये देखो ये आ गया आपका यहां पर द 5th ईयर। ये तो पहले लिख दिया कि 1974 प्लान 1974 में आया था ये आपका आईटीडीपी। भरमौर डिस्ट्रिक्ट वाज वन ऑफ द 5 आईटीडीपी आए थे, उनमें से एक भरमौर था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है, एरिया डेवलपमेंट गद्दीज ट्राइबल 1970 के अंदर गद्दीज को शेड्यूल्ड ट्राइब में करा और 1975 के अंदर भरमौर को ट्राइबल एरिया घोषित करा, तो गद्दीज की डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भरमौर रीजन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म स्कूल्स, ये सारी आ गई। द सोशल लिटरेसी रेट, ये लो ये सोशल आ गया आपका। फिर यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर था अभी भी। द फीमेल लिटरेसी रेट, ये भी सोशल आ गया। ट्रेडिशनल द गद्दी, इकोनॉमिकल आ गया। तो आपको पहले हेडिंग सब हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, उन सब हेडिंग से आप पॉइंट तोड़कर लाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो छोड़ ही दिया, अब करेंगे। एनी 5 पॉइंट्स लिख रखा है, बट मैं बोलूंगा 5 नहीं 6 पॉइंट लिख कर आना। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड, 5th 5 ईयर प्लान में आया था। 15 शहरों को हमने कवर करा था। हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट उत्तराखंड, मिकिर हिल्स, नॉर्थ कचर हिल्स ऑफ असम, यानी कि ईस्ट इंडिया में हमने वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग को लिया। तमिलनाडु में हमने नीलगिरी हिल्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, ये आ गया। द नेशनल कमेटी डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया 1981 रिकमेंडेड ऑल द हिल एरिया, वो सारे हिली एरियाज लेंगे जो 600 मीटर से ऊपर होंगे, ठीक है। एंड नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज, ठीक है। Their detailed plans for the development of hill areas were drawn keeping in view their topographical, ecological and economic conditions, यानी कि जब हम पॉलिसीज बना रहे होंगे तो पॉलिसीज बनाते हुए हमने कंसीडर करा पहले कि वहां पर कंडीशन कैसी है, वहां पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करी, सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल सारी कंडीशन हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी, देन उसके बेस पर हम पॉलिसीज बनाएंगे, वो पॉइंट लिखा आपने। एंड दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजीनियस रिसोर्सेज, ये बहुत जरूरी वर्ड है इंडिजीनियस, यानी कि हमने जो वहां ग्रोथ हार्नेस करी या हम बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल हमने वहां टैप करा वो वहीं के इंडिजीनियस रिसोर्सेज को यूज कर करा, ना कि हमने कोई बाहर से रिसोर्स हम लेकर आए, ठीक है। आगे चले।
द कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग ए चेंज ओवर द ईयर, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। इंडिया का जो ट्रेड कॉम्पोजिशन है वो आपको बताना है। जहाँ पहले हम एग्रीकल्चरल ट्रेड ज़्यादा करते थे, आज हम मैन्युफैक्चरल ट्रेड कर रहे हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हो, देखो वहाँ जो लिखा है मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन ये इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जरूरी नहीं यही कॉपी करना है। आप इसमें दो पोर्शन बना के लिखना, एक्सपोर्ट का और एक इम्पोर्ट का। यानी कि क्योंकि यहाँ बात करी है इन्होंने, कहाँ गया, ये रहा इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ मेंशन नहीं करा कि इंपोर्ट लिखो एक्सपोर्ट, हम दोनों लिखेंगे। एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट में पता है कि पहले जहां हम एग्रीकल्चरल ज़्यादा चीज़ें करते थे, आज हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज़्यादा कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा कर रहे हैं। 2 से 3 पॉइंट इसमें। इंपोर्ट में जहां हम पहले 1960s के राउंड में हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा मंगाने स्टार्ट करे थे, हमने कैपिटल गुड्स ज़्यादा मंगानी स्टार्ट करी थी। धीरे धीरे आप बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया, कैपिटल्स को हमने छोड़ दिया, हमने क्या है ऑयल यानी कि एनर्जी रिसोर्स को मंगाना स्टार्ट करा, और यही चीज एक पॉइंट में लिख देना, एक पॉइंट ये जरूर मेंशन कर देना मेरे कहने से कि यही हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ज्यादा ऑयल की डिमांड यानी कि ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड है, मींस हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ये इंडिकेट करता है हमें, ठीक है। एक बार इनका देख लें, इन्होंने क्या लिखा है, लिखा तो यही होगा, ये कौन सा बाहर से कुछ ले आएंगे। द कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग ए चेंज ओवर द ईयर। सीधा क्वेश्चन वाला ही ऐसे लिख के इंट्रो दे दिया। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज डिक्लाइन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का शेयर कम हुआ। वेयर एज शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स एंड अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड। इंपोर्ट सेक्शन में बात कर रहे हैं। द शेयर ऑफ ओर मिनरल्स मैन्युफैक्चर गुड्स हैव लार्जली रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर्स। 2019 से 10, 10 से 11, 15, 16, 16, 17। अब ये आपको वो जो टेबल मेंशन है ना, उस टेबल के बिहाफ पर आंसर दे रहा है, बट ये वही लिख सकता है जिसको फिगर्स याद होंगी। जो बच्चे बोलते हैं ना सर क्या ये टेबल याद करना है, बेटा टेबल याद नहीं करना, वो टेबल की नॉलेज, उस डाटा को यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में, जो मैं हमेशा यही बोलता हूं। The decline in traditional items is largely due to the tough international competitions like cashew, coffee, ठीक है। Manufacturing sector alone accounted 73%, 73.6%, जो घटकर 67% आ जाता है हमारा। यहाँ 73 लिखा है 2016-17 में, लेकिन 20-21 में जब वो आप टेबल ध्यान से पढ़ते हो तो लास्ट में वो दिखाता है कि उसमें हल्का सा हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, नियर अबाउट कितने परसेंट, 73 से 5, लगभग 7-8% का डिक्लाइन आता है ना। 67 पॉइंट कुछ हमें दिखाता है फाइनल 2020-21 में वो पॉइंट। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट द एनर्जी क्राइसिस 1973 पुश्ड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड इंपोर्ट बजट वाज आल्सो पुश्ड अप। Food grain import was replaced by fertilizer and petroleum, machine and equipment, special steel, edible oil, chemical largely make the import basket। यानी कि ऑल ओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी आपको उस चैप्टर के अंदर इंफॉर्मेशन दी है उसको क्रिस्प कर कर कॉम्पैक्ट कर कर एक 6 से 7 पॉइंट के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। कभी भी आंसर लिखो ना तो बचो, कि एग्जामिनर से बचो कि वो कहीं गलत इंफॉर्मेशन ना पकड़ ले। जो लिखो ठीक लिखो, थोड़ा लिख लो पर ठीक लिख दो। ज्यादा लिखने के चक्कर में गलत दे देते हो, वो नंबर काट देता है वहां पे, ठीक है। Air transport plays an important role in the international trade. Justify the statement with suitable argument. एयर ट्रांसपोर्ट कैसे है भैया, देखो एयर ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले तो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में लिख देना कि भैया ये कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा पैसे बहुत लेता है, लेकिन भैया ये फास्ट भी तो है। ये ऐसे एरियाज में, रिमोट एरिया में क्या है, रीच कर जाता है जहां हम नहीं जा पाते, जहां रोड, रेलवे, वाटरवे के थ्रू नहीं जा सकते। अच्छा, इसकी डिफेंस में भी स्ट्रेटेजिक एक पार्टिसिपेशन रहता है। अमेरिका इराक वाला एग्जांपल उठा लेना, ठीक है। दूसरा, इसके थ्रू आप कॉस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको आप पहुंचा सकते हो। चौथा, इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि आज दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज, लोकेशन या ज्योग्राफिकल लोकेशन हमसे दूर नहीं है, विद इन 35 आवर्स हम कहीं भी रीच कर सकते हैं। तो सारी की जो
एयर ट्रांसपोर्ट की जो प्लस प्लस पॉइंट है वो सारे लिख देना, नेगेटिव ना लिखाना इसके अंदर, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जब आप किसी का फेवर करते हो ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हो। तो एयर ट्रांसपोर्ट के सारे 5-6 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लिख देने, ठीक है। ये मत लिख देना कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, इसके लिए कैपिटल इंटेंसिव ट्रांसपोर्ट है, या हम ये कहें कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, हैंगर बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, ना ना ना, ये मत लिखना, वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट सिग्निफिकेंस ड्यू टू एनॉर्मस ग्रोथ इन क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि आपका जो लास्ट चैप्टर है वो 5 नंबर का चैप्टर है, सीधा सीधा 5 नंबर का उससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक ये पूछा है और एक सीधा पूछा गिव रीजंस फॉर द अनसुटेबल इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट एंड डिस्कस 2 स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल वेस्ट जनरेशन एट द सोर्स इन अर्बन एरियाज। दोनों में आपसे क्या पूछा हुआ है इसने, गिव रीजंस अनसस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट, दोनों में सॉलिड वेस्ट पूछ लिया। अब हो सकता है इस बार एग्जाम में सॉलिड वेस्ट ना पूछे आपसे, हो सकता है वाटर पॉल्यूशन पूछ ले, तो ये चैप्टर तो बहुत जरूरी है। अच्छा चलो आंसर देख लेते हैं इसके, क्या किस तरीके से इन्होंने करा है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट सिग्निफिकेंस ड्यू टू एनॉर्मस ग्रोथ इन क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। जो क्वेश्चन है वही लिखकर इंट्रो दे देते हैं, भाई ये भी गजब है। आप ऐसा मत करना, आप थोड़ा इंट्रो अपने ध्यान से लिखना। अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग, यानी कि पॉपुलेशन का फैक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। कंजेशन, inadequate facilities to support the fast growing population, consequent poor sanitary condition and foul air, यानी कि जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उतनी स्पीड से हमारी सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है, जो सर्विस है, वो ग्रो नहीं कर पा रही है। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ओल्ड, यानी कि सॉलिड वेस्ट के अंदर इन्होंने बता दिया सॉलिड वेस्ट क्या क्या होता है। ओल्ड यूज्ड आर्टिकल जिसको हम रबिश बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सीडीज, फ्लोपी, डम्प्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। द डिस्कार्डेड मटेरियल आर ऑल्सो टर्म्ड एंड रिफ्यूज। देखो ये 2 पॉइंट थे, ये असल में एक ही पॉइंट है लेकिन इसने 2 बनाकर लिख दिए। द डिस्कार्डेड मटेरियल आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश एक्सेट्रा आर डिस्पोज फ्रॉम 2 सोर्सेज। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल, ठीक है। दोनों में ये बताया कि सॉलिड वेस्ट क्या क्या होता है और कहां से आता है। पहले में बताया क्या होता है, दूसरे में बताया कहां से आता है। पहले में पॉपुलेशन का फैक्टर, फोर्थ में इन्होंने बोला दी हाउस होल्ड वेस्ट और डिस्पोज्ड either on public lands or the private land contractor sites, whereas the solid waste of industrial units are collected, disposed of through public facilities at low lying public grounds, landfill areas। यार तुम एक चीज नोटिस करना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप एक चीज नोटिस करना, आप ना मेरी PDF उठाकर देखना, या जिनको मैं नोट्स, तुम नोट्स बोलते हो, वो नोट्स उठाकर देखना, आपको कुछ चीज सीधी सीधी दिखाई दे रही होगी। अब जो बच्चा समझ जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ ध्यान देखना, मैं बोलूंगा नहीं, खुद देख लेना उनको ध्यान से, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो घर से वेस्ट आता है वो या तो कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उठाता है, या तो ऐसे किसी लोकल प्लेस पे डंप कर देता है, या किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के प्लेस पर। वहीं पर द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेज एंड डेब्रिस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोलिशन हैव पोज्ड प्रॉब्लम ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सॉलिड वेस्ट इज threat to human health and cause various disease. It creates foul smell, harbor flies and rodents that can cause typhoid, diarrhea, malaria. Solid waste can create inconvenience rapidly if they are not properly handled. Wind, water and rain can spread waste and cause a discomfort to the people. कहने कि अगर सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना करो तो वो कल हमारे लिए ही दिक्कत देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, नेचर में हमने गंद फैलाया है, नेचर हमारे घर तक पहुंचा देता है। या तो हवा से कोई उड़ती हुई पन्नी आती है, या कोई गंदी स्मेल हमारे घर तक पहुंच जाती है हवा के थ्रू। हवा के थ्रू नहीं पहुंच सकती तो पानी, जब बारिश होती है, अब ज़्यादा पानी होता है तो सारी नालियों का कचरा हमारे घर के बाहर खड़ा हो जाता है आके, तो नेचर हमें दोबारा दे ही देता है, वही पॉइंट है। एंड 8th वन, जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है वो म्यूनिसिपल वाले कलेक्ट तो करते हैं, बट कोई लो लाइंग जो फील्ड होती है शहर के अंदर, वहाँ पर जाकर डंप कर देते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कॉज water pollution by dumping it into water bodies, drains carrying untreated sewage also result into various health or problems, ठीक है। फिर आता है भैया आपका मैप का क्वेश्चन।
जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें घबराते हैं। अब आपसे सीधा सीधा ये पूछा हुआ है इसने, अब मुझे खुद बता देना। पहला इस उन्होंने क्या पूछा है, पूछा है ए मेजर सी पोर्ट। क्या पूछा है? मेजर सी पोर्ट। अच्छा मुझे बताना वो कौन सा मेजर सी पोर्ट है ये, अगर मैं आपसे ही पूछ लूं। कहां गया ये रहा। इसको थोड़ा छोटा कर लें, छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिख जाए और मैप भी दिख जाए। हाँ अब ठीक है। मेजर सी पोर्ट पहला, देखो जरा पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है, और खुद ही देखो मेजर सी पोर्ट कौन सा है। भैया केप ऑफ गुड होप नहीं है ये, तो सीधा सीधा क्या है हमारा ए, यहां लिख देता हूं केप टाउन। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क करना है। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट आपको बहुत सारे दे रखे हैं, कौन सा है? सिल्क रूट मेजर कर लो बेटा, सिल्क रूट जैसा लगेगा। सिल्क रूट यहीं आकर खत्म होता था आपका, रोम। रोम। एन इंपॉर्टेंट सी वे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो इनलैंड वाटरवे थे उनका एक इंपॉर्टेंट सी वे है, यहां से रास्ता गुजरता है। एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये कौन सा एरिया है? अमेजोन। एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया, एशिया का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट शंघाई। एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ट्रॉपिकल अफ्रीका या नॉर्थ ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ ट्रॉपिकल अफ्रीका। नोमैडिक हर्डिंग होती थी, याद है? नोमैडिक हर्डिंग यहां से स्टार्ट होती थी, मंगोलिया को कवर करते हुए सेंट्रल एशिया तक जाती थी, इस तरीके से। रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, कहां गया, दिख क्यों नहीं रहा ये? कौन सा है? जी 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 कहां है? जी को ढूंढे, कहां है जी? अच्छा ये रहा जी, इसको यहीं लिख देते हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। आइडिया लग जाता है मैप का तो, कि ओहो यहां से तो, यहां से एयरपोर्ट तो वो था, ये तो शंघाई चाइना लग रहा है, ये सीधा सीधा अमेजोन अफ्रीका, सेंट लॉरेंस सी वे, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, सारे ग्रासलैंड्स हैं यार, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका, कुछ इस तरीके का आपको एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कोई टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस एक स्मार्ट तरीके से आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता है। मैं एक कोई भी स्टूडेंट से उठाकर पूछ लूंगा यार इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, आप मुझे अपनी लैंग्वेज में सब बता दोगे, बट प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग के अंदर। तो आंसर राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ी सी भी, और अगर मेरे नोट्स देख लोगे ना भैया, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं कैरियर अड्डा की ऐप पर, ठीक है। अब काफी बच्चे मेरे से पूछ लेंगे सर कैरियर अड्डा की ऐप कहाँ मिलेगी, कैरियर अड्डा की ऐप कहाँ मिलेगी? भाई मैं बता देता हूँ, कैरियर अड्डा की ऐप आपको यहाँ मिलेगी, गूगल पे जाओगे कैरियर अड्डा लिखोगे, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर प्ले स्टोर आपको अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री में लॉगिन है, फ्री में मेरे लेक्चर्स और फ्री में आपको मेरी नोट्स PDF अवेलेबल हैं, और आप एक बार उन नोट्स और PDF को पढ़ लो और फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। आप कहोगे सर आपने तो एज इट इज यही आंसर लिखे हुए थे, क्योंकि पता है हमें एग्जामिनर किस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है और हम उसी तरीके में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हैबिचुअल हो जाए। और स्टिल आपको लग रहा है कि सर मेरे को समझ आ गया, मेरे को थोड़ी सी प्रिपरेशन और चाहिए, मेरे को थोड़ा सा और आप लास्ट में चाहिए, तो भाई सेशन को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। जिद्दी 9 फरवरी शाम को 5 बजे इसको आपको लॉन्च देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, याद रखें इस चीज़ के लिए। और क्या हमारा स्केड्यूल रहेगा वो सारी चीज़ें उस दिन डिस्कस होगी, और सोमवार को ही आपका पहला सेशन भी लग जाएगा। तो मिलते हैं आपसे सोमवार को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और दिल लगा के मेहनत करो, और हमेशा जो मैं बोलता हूँ, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और कभी भी अपने पेरेंट्स को हर्ट मत करो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।